हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लेके आई हूँ खाना बदोश के प्रश्नोत्तर। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर पढ़ा था खाना बदोश, तो उस पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तिका में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम हल करेंगे। जैसे कि इस पाठ में हमने पढ़ा था कि एक सुखिया और मानो नाम के मजदूर हैं जो कि ईंट भट्टे में काम करते हैं और किस तरीके से वहाँ का सूबेदार वहाँ पर सभी मजदूरों के ऊपर अत्याचार करता है और फिर उसकी नज़र मानो पे आ जाती है और अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसे वो भट्टा छोड़ना पड़ता है और छोड़ने से पहले उसे बहुत सारी तकलीफ़ें वहाँ पे भी सहनी पड़ती हैं। तो यहाँ से उसका फिर से खाना बदोश वाला जीवन शुरू हो जाता है, खाली अपनी कमाई के चक्कर में, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में। चाहती तो वहीं काम कर सकती थी लेकिन उसकी इज्जत ना रहती, इसलिए उसने वो जगह छोड़ना ज़्यादा उचित समझा। चलिए अब देखते हैं आगे, यानी कि इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता। जब जसदेव की पिटाई हो गई थी, कब हुई थी? जब उसने मानो को अपने पास बुलाया था। किसने? सूबे सिंह ने मानो को अपने पास बुलाया था। तो मानो को ना भेजते हुए जसदेव खुद चला गया था। वहाँ एक मजदूर था, वो चला गया था। तो सूबे सिंह बहुत गुस्से में आ गया था, तो उसने जसदेव की बहुत पिटाई कर दी थी। और उसकी पिटाई होने के बाद वहाँ जितने भी मजदूर थे, जितने भी सब काम करने वाले थे, वो बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे कि उनको ये डर था कि कहीं सूबे सिंह का गुस्सा हम में से भी किसी के ऊपर ना निकल आए। तो क्या है? जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन दहशत तथा अदृश्य भय में बीता। सभी इस डर में जी रहे थे कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौट कर आएगा और मारपीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बिठा पा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर एकदम एकांत जंगल में था, छोटे से उसका कमरा दिया था, दड़बे नुमा उसको घर दिया था। तो वो जहाँ से आई थी, गाँव से जहाँ से आई थी, वहाँ के परिदृश्य में, यहाँ के परिदृश्य में वो बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। तो क्या दिया था? मानो का घर शहर से दूर खेतों में था, जहाँ यातायात का कोई साधन ना था। बदहाली के कारण उसे गांव छोड़कर भट्टे पर काम करने के लिए आना पड़ा था। उसके पति सुखिया के कारण उसे भट्टे में काम करना पड़ रहा था। भट्टे का माहौल उसे पसंद नहीं था। शाम ढलते ही वहां का वातावरण काट खाने को आ रहा हो, ऐसा लगता था। वह इस माहौल से घबराने लगी थी। यही कारण था कि यहाँ के जीवन से संबंध स्थापित नहीं कर पा रही थी। तो गांव में जैसे वहाँ आसपास एक काफ़ी लोगों के बीच में रहना और यहाँ पे एकदम एकांत में रहना, छोटे छोटे से घर थे, एकदम सन्नाटा, कोई आने जाने का साधन नहीं, एकदम वो चिटपिट। अगर चूल्हे पे खाना बन रहा है तो उसकी भी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती थी, क्योंकि एकदम एकांत थी वो जगह। तो इसलिए उसको वो माहौल, गांव वाला माहौल उसे ज़्यादा याद आता था बनिस्बत यहाँ के माहौल में वो इतना काम नहीं कर पाती थी। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? अब क्या था, सूबे सिंह के साथ पहले किसनी रहती थी। किसनित की तबीयत खराब हो गई तो उसने दूसरी स्त्री यानी दूसरी मजदूर को बुलाने का आग्रह किया। तो दूसरी मजदूर जो बुलाना था वो था मानो, सुखिया की पत्नी मानो। अब जब असगर उसको लेने गया तो असगर के साथ मानो को आने से मना कर दिया गया और जसदेव चला आया। अब जब उसको, तो सूबे सिंह तो सोच रहा था मानो आएगी, जब उसको देखा जसदेव को तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और इसीलिए उसने जसदेव की बहुत ज़्यादा पिटाई करी, क्योंकि वो मानो को चाहता था कि वो वहाँ पर आए। सूबे सिंह ने मानो को अपने दफ्तर बुलाया था। वह उसके साथ गलत काम करना चाहता था। उसे असगर ठेकेदार को मानो को बुलाने के लिए कहा। जब असगर ठेकेदार ने यह बात मानो तथा सुखिया को कही तो सुखिया क्रोधित हो उठा। स्थिति भाप कर जसदेव ने फैसला किया कि वह मानो के स्थान पर सूबे सिंह के पास जाएगा। जब सूबे सिंह ने देखा कि मानो नहीं आई तो उसके स्थान पर जसदेव आया है, तो वह बिफर पड़ा। मानो का सारा गुस्सा उसने जसदेव पर निकाल दिया। उसने जसदेव को बहुत बुरी तरह मारा। तो क्योंकि वो मानो का आने का इंतजार कर रहा था और जसदेव को देख के वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया था। जसदेव ने मानो के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया? मानो अब जब पिट गया था जसदेव तो उसकी मरहम पट्टी करने के लिए ये दोनों उसे अपने घर ले आए थे। सुखिया और जसदेव, जो उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, वहाँ ले आए थे। मरहम पट्टी करी और मानो बहुत भाई उसके चक्कर में उसने मार खाई थी जसदेव ने, तो बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करते हुए खाना लेकर आई। लेकिन जसदेव ब्राह्मण था और मानो जो है वो दलित थी,
इसलिए उसके हाथ का खाना नहीं खाया। और दूसरा, जसदेव को कहीं ना कहीं दिल में ये भी लग रहा था कि मानो के कारण मैंने इतनी मार खाई है, ये भी एक कारण था। तो क्या है, जसदेव ने मानो का खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मानो दलित समाज से आती थी, वहीं जसदेव उच्च जाति यानी बामन था। बामन मतलब ब्राह्मण था। साथ ही उसे यह भी लग रहा था कि उसे बचाने के प्रयास में ही उसने मार खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानो की ईंटें गिराकर रौंदी हैं? अब क्या था, जो ईंटें होती हैं वो शाम को बना के रख दी जाती हैं ताकि दूसरे दिन हल्की सूख जाए, तो सूखने के बाद उन्हें भट्टे में दिया जाए। लेकिन वहां पर सारी ईंटें एकदम चूर चूर करके तोड़ दी गई थी। तो इससे ये लग रहा था कि जानबूझ, क्योंकि भाई सूबे सिंह तो उससे गुस्सा था ही, और उसने असगर ठेकेदार से बोल दिया था कि इनको जैसे भी हो सके परेशान करो। तो ये भी एक परेशान करने का तरीका था कि उसको जो है, उसके जितनी भी ईंटें टूट जाएंगी तो मजदूरी नहीं मिलेगी, उन लोगों की मेहनत बेकार जाएगी। तो ये भी एक तरीका उन लोगों को। तो और दूसरा, उसको बनाने के लिए जो जाली होती है, एक जाली दी जाती है, साँचा दिया जाता है जिससे ईंटें बनाए जाएँ। तो असगर ने वो साँचा भी ले लिया था उससे, और वो हाथ से बना रही थी, उसने बहुत मेहनत करके बनाई थी। और दूसरे दिन उसको देखा तो वो पूरी टूटी हुई ईंटें बनी थी। शाम को मानो कच्चे ईंटों की जालीदार दीवार बनाकर गई थी, परंतु जब उसे सुबह आकर उसे देखा तो वह टूटी फूटी पड़ी थी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेदर्दी से रौंद डाला था। रात को कोई आंधी तूफान भी नहीं आया था जिसके कारण वे गिर सकती हूँ, इसलिए लोगों को लग रहा था किसी ने जानबूझकर मानो की ईंटें रौंदी हैं। अब जब पूरी उसको अच्छे से करके जाएगी, अब कोई आंधी तूफान आएगा तभी तो वो ईंटें टूट सकती हैं, कुछ हो सकता है। जब रात में एकदम नॉर्मल था वेदर, तो कैसे वो सब चीज़ें हो सकती हैं? इसीलिए सबने ये सोचा कि जानकर जो है ये तोड़ा गया है। मानो को क्यों लग रहा था किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया? अब क्या था, वो वहां रहते रहते ईंटें बनाते बनाते सपने देखने लगी थी कि उसका भी जो एक पक्का मकान होगा। पक्का मकान, इसकी मेहनत कर करके उन लोगों ने थोड़ा सा पैसा भी बचाया था। लेकिन जब उसकी ईंटें तोड़ दी गई तो उसे ऐसा लगा कि उसका घर तोड़ दिया गया है, उसके पक्के ईंटों का घर अभी कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब अगर वो लोग वहाँ परेशान करेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगी। जब काम नहीं करेगी तो पैसे नहीं बचेंगे, पैसे नहीं बचेंगे तो मकान नहीं बनेगा। तो वो उसका एक सपना जो था पक्की ईंटों का मकान का, वो उसे टूटता हुआ दिखाई दिया था उन टूटी हुई ईंटों को देखकर। मानो ने अपनी पक्की ईंटों के मकान का सपना देखा था। उसे अपने सपने के बारे में पति सुखिया को भी बताया था। दोनों अपने इस सपने को साकार करने के लिए जी जान से जुटे थे। वे देर तक काम करते और सुबह भी जल्दी उठकर भट्टे पर चले जाते, परंतु जब ईंटों को रौंदा हुआ देखा तो उसे समझ आ चुका था कि अब उसके पीछे सूबे सिंह, मुंशी और यहाँ तक कि जसदेव भी पड़ गया है। अब जसदेव, जिसने मानो की मदद की थी, वो असगर सिंह के बहकावे में आ जाने के कारण जो है अब जो है वो मानो और सुखिया के खिलाफ हो चुका था। तो उसने बोला कि जसदेव भी अब उसके खिलाफ हो चुका था, जो किसी भी हालत में उसे काम करने नहीं देगा। तो ये सब मिलकर उसको काम नहीं करने देना चाह रहे थे। वह कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उन टूटी हुई ईंटों को देखकर उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया है। नेक्स्ट है, चल ये लोग मारा घर ना बाणे देंगे। सुखिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। मूल संवेदना क्या है? अब क्या हुआ, वो लोग जी जान से कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सिर्फ एक मानो के सूबे सिंह के पास ना जाने, यानी कि मानो अपनी इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी, उसको बचाने के लिए वो सूबे सिंह के पास नहीं जाती। तो यहाँ पर उन लोगों को तरह तरह से परेशान किए जाने लगता है, और ईंटें ताकि इसकी मेहनत से बनाई हुई ईंटें भी तोड़ देता है। तब आखिर में सुखिया बोलता है हाथ पकड़ के, अब यहाँ से चलो, ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। तो यही एक इसकी मूल संवेदना थी कि इज्जत के कारण जो है वो अपनी मकान को नहीं बनते देखना चाहते, मतलब नहीं देख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ थी। जिस सपने को लेकर ये दोनों जी रहे थे, वो उन ईंटों के साथ वो सपना टूट गया, और वहीं से इनका फिर से एक नया, मतलब जो पहले के तलाश में खाना बदोश बन के यहाँ आए थे काम करने, अब यहाँ का काम छोड़कर फिर दूसरी जगह काम की तलाश में चल देते हैं।
तो क्या दिया है, इस कथन से सुखिया तथा मानो जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी का पता चलता है। पूंजीपति वर्ग उन्हें पैसे के जोर पर अपने हाथों की कठपुतलियां बनाकर रखना चाहता है। सूबे सिंह जैसे लोग सुखिया तथा मानो जैसे लोगों को चैन से जीने नहीं देते हैं। एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने अनुसार जीवन जी सके। वे इनके हाथों सदैव से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। इन्हें या तो पूंजीपतियों का नाजायज मांगों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं या फिर खाना बदोश के समान एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भटकना पड़ता है। सुखिया का कथन मजदूरों की इसी संवेदना को प्रकट करता है। तो ये खाली सुखिया का दर्द नहीं था, ये लगभग सभी मजदूरों का दर्द होता है, क्योंकि उन लोगों पर हर तरह का शोषण किया जाता है और इस शोषण से बचने के लिए उनको बार बार अपना काम बदलना पड़ता है। तो इसीलिए इसको खाना बदोश इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है। यहाँ पर सिर्फ एक मजदूर के बारे में बताया गया, लेकिन ये सभी मजदूरों की कहानी है। किसी तरीके से उन लोगों का शोषण होता रहता है, तो वो अपना काम छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो वो खाना बदोश जिंदगी इसी कारण से उनकी चलती रहती, काम के जरिए इधर से उधर भटकते रहते हैं। खाना बदोश कहानी में आज के समय की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है, इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, कहानीकार ने हमारे सामने क्या रखा है, इस कहानी के माध्यम से क्या निकाल के रखा है, हमें ये बताना है। तो क्या है, खाना बदोश कहानी में कहानीकार ने समाज में व्याप्त कई समस्याओं को दिखाया है। किसानों का जीविका चलाने के लिए गांवों से पलायन। अब किसान खेत में काम करते हैं, लेकिन उनकी जीवन को पूरा उतना नहीं मिल पाता कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसलिए उन्हें अपनी जीविका कमाने के लिए गांवों से शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है, आना पड़ता है काम की तलाश में। फिर मजदूरों का शोषण तथा नरकीय जीवन। वहां पर मजदूरों का शोषण होता है, कार्य से हो, इज्जत के चलते हो, किसी भी तरीके से हो, या उनका जीवन इतना नरक, जैसे वहां बताया छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वहां सांप बिच्छू का डर रहता है, बारिश हो जाए तब तो एकदम नरक है वो जिंदगी। तो वो जीवन जो है वो बहुत ही नरक के समान रहता है उनका। जात पात की समस्या। अब जैसे यहाँ पर बताया था जसदेव और मानव के बीच, तो ये एक छोटी सी चीज हमारे सामने रखी थी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी रूप में भी मजदूरों के बीच में आती है। स्त्रियों का शोषण, ये तो बहुत ही ज्यादा होता है। वहां पर ठेकेदार हो, भट्टे, कोई भी मालक हो, कुछ भी हो, स्त्रियों का शोषण बहुत ज्यादा तौर पर होता है और ये सच्चाई है। तो ये सभी समस्याएं कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से वर्तमान समय में मजदूरों के साथ जो हो रहा है वो रखा है हमारे सामने। सुखिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा, वही समस्या शहर के भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। ये मूलतः वह समस्या क्या थी? अब क्या था, जीविका के कारण, उसे जीविका के कारण अपना गांव छोड़कर शहर आना पड़ा था। यहाँ जीविका अच्छी कमा रही थी, लेकिन जो उसके साथ शुरू हुआ उससे जीविका का नष्ट, उसका खत्म होना, जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। तो वही जीवन उसको यहाँ से फिर से मुश्किल तरीके से शुरू होता दिखाई दे रहा था। रोजगार की समस्या को लेकर सुखिया ने गांव छोड़ा, परंतु शहर में भट्टे पर आकर भी उसकी आमदनी अच्छी नहीं थी। वे दिहाड़ी मजदूर थे। दिहाड़ी मजदूर का मतलब होता है जितना आप दिन में काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। बेहतर जीवन को दूर अपना गुजारा भी सुखिया और मानो किसी तरह कर पाते थे। अंत में मजबूर होकर उन्हें भट्टे की मजदूरी भी छोड़नी पड़ी। फिर से रोजगार की समस्या उनके सामने थी। बाद में क्या हुआ, उनके सामने जो समस्याएं बढ़ी तो उन्हें भट्टे की नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर से रोजगार की समस्या उनके सामने आ गई। जब गांव से चले थे तब भी रोजगार की समस्या थी और भट्टे पे काम करने के बाद फिर उनके पास वही समस्या थी। स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुखिया और मानो को खाना बदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? अब स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है उसके तहत अगर कोई कार्य होता तो क्या उनको भी ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ता? यहाँ पर कारण ये था। स्किल इंडिया में क्या होता है, हम अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, मतलब सरकार द्वारा स्किल अलग डेवलप कर, तो अगर ऐसा कार्यक्रम होता तो भी उनको तकलीफ होती। तो यही दिया है, स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो सुखिया मानव को खानो बदोश जिंदगी व्यतीत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके पास अच्छी स्किल होती तो वो अपना सामान बहुत अच्छी तरह बनाते और बेचते। सरकारी योजना का लाभ उठाकर नए कामों को सीख सकते थे और अपना कौशल विकसित कर सकते थे। इसके बाद वे कोई रोजगार ढूंढ सकते थे या दोनों मिलकर अपना व्यवसाय खोल सकते थे। यानी कि अगर स्किल इंडिया प्रोग्राम में कर लेते
तो अपना अपना प्रोग्राम, अपना कोई मिल के कार्यक्रम शुरू करते, कोई भी चीज़ बनाते और उसको अच्छी तादाद में बेचते, उससे उनको अच्छे पैसे मिलते, तो कम से कम ये खाना बदोश जिंदगी से वो लोग बच जाते। क्या दिया है, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, उन वक्तव्यों का मतलब आपको स्पष्ट करना है, ये कैसे घटित हुए, क्या हुआ और इनमें क्या भाव निकल कर आ रहा है, ये चीज बतानी है। तो पहला क्या है, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। तो यहां पर क्या दिया है, जहां हम अपने देश में रह रहे हैं, मतलब अपनी जगह पे जहां रह रहे हैं, वहां पे सूखी रोटी मिलती है मगर इज्जत के साथ, अपनेपन के साथ मिलती है। मगर परदेश में तो हमें कोई नहीं जानता, वहां आप लाख पकवान कमा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन वो इज्जत और वो प्यार, वो अपनापन हमें वहां पर नहीं मिल पाता है। तो क्या दिया है, मनुष्य जहां पैदा हुआ होता है वही उसका देश है, वहां पर यदि उसे पकवान के स्थान पर साधारण खाना भी मिले तो वह अच्छा होता है। इसका अर्थ यह है कि जहां मनुष्य बचपन से रहता आया है वहां पर जीने के लिए उसे दूसरों की शर्तों पर नहीं चलना पड़ता, वहां पर वह मान सम्मान से जीता है, दूसरे स्थान पर उसे दूसरे मनुष्यों की बनाई शर्तों पर जीना पड़ता है, ऐसे में उसका मान सम्मान जाता रहता है। तो जब हम दूसरी जगह जाते हैं, कहीं भी अपनी जगह छोड़ के, तो दूसरों की जगह हम काम करने जा रहे हैं तो वहां के उनके नियम कायदे मानने पड़ते हैं, और जो हमारे लिए मान सम्मान की बात नहीं रह जाती, क्योंकि हम अपनी शर्तों से जीते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट वक्तव्य है, जते ढेर के नोट लगे घट बाणवेत में, गांठ में नहीं पैसा चले हाथी खरीदने। तो अब ये क्या था, यहां पर मानो सपना देख रही थी अपना परिवार, अपना घर बनाने का, और यहां पर क्या था, वो लोग तो दिन भर कमाते थे और फिर खा लेते थे। तो यहां पर वही था कि खाना खाने को पूरा दिन पैसा नहीं था, और जो है वो घर बनाने, पक्का घर बनाने की सोच रही थी। क्या था, सुखिया मानो से कहता है घर बनाना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारे नोटों की आवश्यकता होती है। इस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले पक्के घरों का सपना देख सकते हैं, उसे पूरा करने की ताकत हमारे पास नहीं है। कि वो भाई डेली कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, अब उसके लिए पक्का घर बनाने लेने के पैसे भी बहुत चाहिए। तो वही कहा, मजदूरी डेली रोज कमाने वालों के लिए पक्का घर बनाने की सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो आपके पास वक्तव्य आ रहा है, उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती। मानो और सुखिया ने जो सपना देखा था अपने घर बनाने का, तो जब उसकी ईंटें टूट जाती हैं तभी लेखक ने ये लिखा है कि उसे एक पक्का घर चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसका सब कुछ निस्ते नाबूद हो चुका था। क्या है, मानो तथा सुखिया मजदूर थे, वे ठेकेदार द्वारा दी गई झुग्गियों में रहते थे। मानो के मन में अपना घर बनाने का सपना जन्म लेने लगा था, वह अपने लिए एक पक्का घर चाहती थी, अपने घर में वह अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहती थी तथा अपने बच्चों के लिए छत चाहती थी। तो उसका जो सपना था वो जब टूट गया था, तब कहानीकार ने ये चीज़ लिखी थी कि मतलब जब यहाँ पे इनको अपना काम छोड़कर जाने लगा तो वो क्या सपना देख रही थी, कैसे सपना देख रही थी, सिर्फ वही हमारे सामने उन्होंने ये रखा था। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर हमने यहाँ समाप्त किए। कहानी हमारी सामाजिक समस्या को लेकर थी, समाज में व्याप्त कुछ समस्याओं को लेकर ये कहानी लिखी गई थी। तो कोशिश करिए कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ ना घटित हो जिससे कि किसी को कोई तकलीफ हो। तो ये पाठ यहीं खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।